क्या आपने कभी सोचा, सूरज की रोशनी, हवा की सरसराहट, पानी का बहाव, ये सब सिर्फ कुदरती मनाजिर नहीं बल्कि ताकत के खजाने हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन नेमतों को बचा रहे हैं या सिर्फ खत्म होने वाले वसाइल पर इन्हिसार करके खुद अपनी जमीन को खतरे में डाल रहे हैं? जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट जलता है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं और जब जमीन की तह से निकलती जियोथर्मल हीट हमें जिंदगी देती है, तो हम क्यों अब भी फॉसिल फ्यूल्स पर जिंदा हैं? क्या कभी आपने सोचा कि एक छोटा सा बायोगैस प्लांट किसी गांव को रोशनी दे सकता है? क्या विंड टर्बाइन्स जो समंदर के बीचों बीच नस्ब हैं, वो हमारे शहरों को तवानाई दे सकते हैं? तो आखिर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुकम्मल कदम क्यों नहीं बढ़ाते? आज हम रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी वो तवानाई है जो नेचुरल रिसोर्सेज से हासिल होती है, जैसे कि सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स और जियोथर्मल हीट। ये कुदरती तौर पर रिजेनरेट हो जाती है, यानी दोबारा बनने की सलाहियत रखती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप बाग में दरख्त लगाते हैं और वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। इसके बरक्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कुदरती वसाइल पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर यानी यूरेनियम। ये वसाइल महदूद मिकदार में दस्तयाब होते हैं। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सनलाइट या सोलर एनर्जी को सोलर पैनल्स की मदद से हार्नेस किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या हॉट वाटर पैदा करते हैं। ये पैनल्स आमतौर पर रेगिस्तानों यानी डेजर्ट्स या खुले मैदानों में लगाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा धूप एब्जॉर्ब की जा सके। इन पैनल्स का ब्लैक सरफेस सूरज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो हीट पानी को ट्रांसफर करके उसे गर्म कर देता है। एक और दिलचस्प तरीका ये भी है कि डेजर्ट में मिरर्स का इस्तेमाल करके सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे रेज एक कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट पर जमा हो जाती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड स्पॉट यानी ऐसी जगह जहां रोशनी या तवानाई जमा हो जाए। वहां ये रेस पानी को भाप यानी स्टीम में तब्दील कर देती हैं, जो टरबाइन्स को चलाती हैं और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरह हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी एक अहम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में बहते हुए पानी की ताकत इस्तेमाल की जाती है ताकि टरबाइन्स को चलाया जा सके, जो जनरेटर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं और यूं बिजली पैदा होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए कुछ खास कंडीशंस जरूरी होती हैं, मसलन एक डीप वैली जहां पानी का बहाव तेज हो ताकि ज्यादा फोर्स से टरबाइन्स घूम सकें, और साथ ही एक नैरो वैली ताकि डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम रखी जा सके। इसके अलावा एक लार्ज रिजर्वॉयर भी जरूरी होता है ताकि रेनी सीजन्स के दौरान इजाफी पानी को स्टोर किया जा सके। बाद में यही जमा किया हुआ पानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि डैम ऐसे जगह नहीं बनाना चाहिए जहां कोई फॉल्ट लाइन मौजूद हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पर उन इलाकों में जो अर्थक्वेक के खतरे से दो चार होते हैं, क्योंकि यही खतरात डैम फेलियर्स का सबब बन सकते हैं। ऐसे इलाके सडन फ्लैश फ्लड्स यानी अचानक आने वाले शदीद सैलाब के खदशे से भी मुतासिर हो सकते हैं, जो इंसानी जानों के अफसोसनाक नुकसान का बायस बन सकते हैं। अब हम इम्परमेबल लेयर्स ऑफ सॉइल का जिक्र करेंगे, जिनका बुनियादी मकसद सीपेज को रोकना होता है ताकि डैम के रिजर्वॉयर में पानी के ज़िया को रोका जा सके। इसी तरह रिवर बेसिन उन इलाकों पर मुश्तमिल होता है जहां ग्लेशियर्स मेल्ट होकर पानी फराहम करते हैं, यानी ये वो इलाके हैं जो ग्लेशियर से हासिल शुदा पानी पर डिपेंड करते हैं। ड्रेनेज बेसिन की अहमियत भी कम नहीं। ये बेसिन न सिर्फ बड़ा होना चाहिए बल्कि मॉनसून्स के असरात के दायरे में भी आना चाहिए ताकि पानी की मुसलसल फराहमी मुमकिन हो। जब रिवर ऐसे फॉरेस्टेड एरियाज से गुजरता है तो वहां पानी में सिल्ट की मिकदार निस्बतन कम होती है, क्योंकि दरख्त की जड़ें जमीन को मजबूती से थामे रखती हैं और इस तरह फ्लैश फ्लड्स को मौसर तरीके से रोकती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर यही सिल्ट डैम वॉल के पीछे जमा होने लगे तो ये सीवियर इश्यूज को जन्म दे सकता है। मसलन डैम कैपेसिटी में वाज़ेह कमी आ सकती है या स्पिलवेज मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो सकते हैं। मजीद ये कि एवरेज टेम्परेचर्स अगर कम हो तो इवापो ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम रहेगा, जो पानी के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार साबित होता है। सबसे अहम बात यह है कि डैम को लोली पॉपुलेटेड इलाके में तामीर किया जाए ताकि डिस्प्लेस्ड सिटीजन्स यानी बेघर होने वाले लोगों की रिहेबिलिटेशन आसानी से और कम कॉस्ट में मुमकिन हो सके। रिहेबिलिटेशन का मतलब है किसी मुतासरा फर्द या इलाके को उसकी असल हालत या बेहतर मियार जिंदगी की तरफ वापस लाने का अमल। अब हम जियोथर्मल एनर्जी की जानिब बढ़ते हैं। ये वो पावर है जिसे न्यूजीलैंड और आइसलैंड जैसे ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां फेवरेबल टोपोग्राफिकल कंडीशंस मौजूद हैं, मसलन गाइजर्स। आजाद कश्मीर के कुछ इलाकों, खास तौर पर कोटली में भी ऐसे ही कंडीशंस देखने को मिलते हैं।
इन इलाकों में 2 बड़े पाइप जमीन की सतह के नीचे खोदे जाते हैं ताकि वो जमीन की तह में मौजूद गर्म चट्टानों यानी रॉक्स तक पहुंच सकें। ये रॉक्स दरअसल मैग्मा की मौजूदगी के बायस गर्म होते हैं। एक पाइप के जरिए ठंडा पानी नीचे भेजा जाता है, जबकि दूसरे पाइप से हॉट स्टीम या गर्म पानी वापस आता है। उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर सिस्टम के जरिए ये हरारत दूसरे पाइप नेटवर्क के पानी को मुंतकिल की जाती है, जिसके नतीजे में वो पानी स्टीम में तब्दील होकर टरबाइन्स को चलाता है और यूं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम बात करेंगे बायोमास एनर्जी के बारे में। बायोमास एनर्जी उस एनर्जी को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट की शक्ल में प्लांट्स या ऑर्गेनिक मैटर से हासिल की जाती है। डेड लीव्स, ब्रांचेस और स्टम्प्स को बराह रास्त जलाकर हीट पैदा की जाती है। कुछ ममालिक में गार्बेज बर्निंग प्लांट्स कायम किए गए हैं, जहां गार्बेज को जलाया जाता है और जो हीट पैदा होती है उससे पानी को स्टीम में तब्दील किया जाता है ताकि टर्बाइन्स चलाई जा सकें, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बायोमास के इस्तेमाल का एक दिलचस्प तरीका बायोगैस प्रोडक्शन भी है। बायोगैस प्लांट में एनिमल डंग यानी जानवरों के गोबर को एक बंद कंटेनर में रखा जाता है, जहां ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। वहां बैक्टीरिया और दीगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस डंग को डाइजेस्ट करते हैं और मीथेन पैदा करते हैं, जिसे कुकिंग या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अब विंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। विंड एनर्जी कुछ बेसिक प्रोसेसेस पर मबनी होती है, जिनमें एक टरबाइन ब्लेड शामिल होता है जो एक टावर से मुंसलिक होता है। ये ब्लेड्स आमतौर पर विंडी एरियाज में लगाए जाते हैं, जैसे हिल साइड्स नियर कोस्ट या ऑफशोर मकामात पर। हवा की ताकत इस ब्लेड को घुमाती है, जो टरबाइन को हरकत देती है और यूं इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये सारा अमल कुदरती हवा की ताकत को इस्तेमाल करके उसे एक काबिल इस्तेमाल सोर्स ऑफ एनर्जी में तब्दील करता है। आखिर में हम टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। टाइडल पावर भी विंड एनर्जी के असूलों पर मबनी है, लेकिन ये सी बेड पर नस्ब की जाती है और टाइड्स की फोर्स ब्लेड्स को घुमाती है। फिलहाल टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल वसी पैमाने पर नहीं हो रहा, क्योंकि सी बेड पर टर्बाइन्स नस्ब करना निहायत एक्सपेंसिव है और उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की मिकदार भी महदूद है। ताहम तहकीक और डेवलपमेंट के जरिए मुस्तकबिल में टाइडल एनर्जी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। आज हमने जिन टॉपिक्स पर बात की उनका खुलासा देखते हैं। आज की वीडियो में हमने रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की। रिन्यूएबल एनर्जी वो तवानाई है जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स और जियोथर्मल हीट से हासिल होती है और कुदरती तौर पर दोबारा पैदा हो जाती है, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी महदूद कुदरती वसाइल जैसे फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर पावर पर मुश्तमिल है, जो एक मरतबा खर्च हो जाएं तो दोबारा हासिल नहीं हो सकती। हमने सोलर एनर्जी के बारे में सुना, जहां सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर पैदा करते हैं। पानी की ताकत से चलने वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पर भी रोशनी डाली गई है, जिसमें डीप वैली और नैरो रिजर्वोयर्स की अहमियत बयान की गई है। इसी के साथ जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी के मुख्तलिफ इस्तेमाल और तरीक़ाकार को भी समझाया गया, जैसे कि डेड लीव्स और एनिमल डंग के जरिए एनर्जी हासिल करना। डैम की तामीर में अर्थक्वेक, फ्लैश फ्लड्स और सीपेज जैसे खतरात और उनके बचाव के तरीके भी बयान किए गए हैं। मजमूई तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी एक ना खत्म होने वाले दरिया की तरह है, जबकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक महदूद खजाने की मानंद है जो एक दिन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 1, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऑप्शन ए लिमिटेड फ्यूल, ऑप्शन बी नेचुरल पावर, ऑप्शन सी फाइनाइट रिसोर्स, ऑप्शन डी फिक्स सप्लाई। आंसर ऑप्शन बी नेचुरल पावर। क्वेश्चन 2, कौन सी तवानाई सोलर पैनल्स इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी विंड एनर्जी, ऑप्शन सी जियोथर्मल एनर्जी, ऑप्शन डी बायोमास एनर्जी। आंसर ऑप्शन ए सोलर एनर्जी। क्वेश्चन 3, बायोमास एनर्जी किस चीज का इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए डेड लीव्स, ऑप्शन बी सनलाइट, ऑप्शन सी विंड, ऑप्शन डी वाटर। आंसर ऑप्शन ए डेड लीव्स।